Hello friends. So today we are going to start second part of fundamental rights. In the last lecture we had done introduction to the fundamental rights. In this lecture we will discuss features of the fundamental rights. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके फीचर्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, ऐसा है, वी हैव इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन some fundamental rights which you have already studied in part 1. Now what are the features? We can also call features as characteristics. Okay, characteristics of our fundamental rights, that is India's fundamental rights which are enshrined in our constitution. So every constitution has certain parts and every part of the constitution has certain features. For example, USA has fundamental rights in it. USA's constitution has fundamental rights in it and it has certain features. We too have our constitution which is having certain fundamental rights and which have certain features. Our features and USA's features of fundamental rights are totally different. It depends from country to country, the conditions of the country and so many other factors. Okay, so according to our cultural factors, our religio-political environment, our history, our recent history which Britishers gave to us, okay, because of their rule, and certain characteristics of our society have provided certain features. We have provided certain features to our fundamental rights. Let us begin. Now, some of our fundamental rights are available to citizens only, okay, whereas some are also available to foreigners. Okay, and certain corporations like a person, like a company is also called as a person. Okay, मैं तो एक इसको हिंदी में समझा देता हूँ. कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो केवल सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जबकि कुछ जो हैं वो फॉरेनर्स को अवेलेबल हैं. यानी कि जो फॉरेनर्स इंडिया में एज अ टूरिस्ट रह रहे हैं या एज परमानेंट रह रहे हैं या जैसे भी वो रह रहे हैं उनको अवेलेबल है. ये वो बात हो रही है. फॉर एग्जांपल, एक फॉरेनर इंडिया में एक दिन के विजिट के लिए आता है, सपोज वो लेह लद्दाख जा रहा है और विजिट करके उसी दिन वापस यूके चला जाएगा. उसको अगर इंडिया में रहना है तो उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हमने प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, ये कौन से होंगे अभी हम उस पर नहीं जाएंगे. ये हम जब डिटेल में फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे. अभी हम सिर्फ फीचर्स के बारे में देख रहे हैं. तो कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है इंडिया के, जबकि कुछ जो है वो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं. कॉरपोरेशंस, यानी कि एक जो कॉरपोरेशन होती है, जो एक कंपनी होती है, जो एक फर्म होती है, उसको भी गवर्नमेंट एक सिटीजन, एक सॉरी नॉट सिटीजन बट एक पर्सन ही मानती है. जैसे एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो भी एक लॉ की नज़र में वो भी एक पर्सन ही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तो कोर्ट किसको जिम्मेवार ठहराएगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज को या अंबानी, मुकेश अंबानी को? वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को जिम्मेवार ठहराएगी, ना कि मुकेश अंबानी को, जो कि उनके प्रोपराइटर हैं. ऐसा क्यों है? बिकॉज मुकेश अंबानी बेशक प्रोपराइटर हैं, लेकिन उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है उस फर्म के अंदर.
ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तभी तो हर कंपनी के साथ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है, लिमिटेड का वर्ड लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोपराइटर है उसकी लाइबिलिटी जो है, यानी कि उसका जो लेन देन है उस कंपनी के अंदर, वो लिमिटेड है, ओवरऑल नहीं है। ठीक है, तब तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज जरा सा भी कुछ गलत करेगी तो बार बार वो मुकेश अंबानी को जेल जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ एक फर्म जो होती है उसको हमने एक पर्सन का, लॉ ने एक पर्सन का उसको एक स्टेटस दिया हुआ है, ताकि कुछ भी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज या कोई भी इंडस्ट्री गलत करती है तो उसी को ही हम जिम्मेवार ठहराएं, ना कि उसके प्रोपराइटर को। ठीक है, तो ये फर्स्ट फीचर था कि कुछ जो है राइट्स वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, जबकि कुछ जो है वो फॉरेनर्स को अवेलेबल है, कॉरपोरेशंस को अवेलेबल है। सेकंड पे आ जाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट तो बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्यूट होता है कि विद नो कंडीशंस अटैच्ड, राइट। फॉर एग्जांपल, राइट टू फ्रीडम। तो यहां पे जब राइट टू फ्रीडम बोल दिया तो अगर ये एब्सोल्यूट बोल दें हम, इसका मतलब होगा राइट टू फ्रीडम एब्सोल्यूट है, अब कोई फ्रीडम मिल गया सारे सिटीजन्स को, अब वो जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा राइट दे देंगे तो गवर्नमेंट किसी को जेल में नहीं रख सकती, क्योंकि राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, इसलिए हर एक राइट के साथ कुछ कंडीशंस भी अटैच्ड हैं हमारे देश में, ताकि टोटली ही वो मान न लिया जाए कि हाँ ये जो राइट है ये टोटली ही हमें मिल गया, राइट टू फ्रीडम मिल गया, राइट टू इक्वालिटी मिल गया। जैसे राइट टू इक्वालिटी है तो माना कि लॉ के लिए सारे पर्सन्स बराबर हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ और भी जिम्मेवारियां हैं। गवर्नमेंट ने निचले दर्जे को ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन दिया है। अब आप बोलोगे कि जी रिजर्वेशन दे दिया, ये इक्वालिटी तो नहीं हुई, ये तो इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी। जो कम दर्जे के लोग हैं उनको आप ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में वेटेज दे रहे हो, उनके लिए सीट्स ज़्यादा दे रहे हो, तो ये इक्वालिटी तो नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट सब कुछ देख के चलती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इक्वालिटी प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि नीचे वाले जो कास्ट हैं वो भी ऊपर आए, राइट। इसलिए गवर्नमेंट को हर एक फंडामेंटल राइट के साथ कुछ कंडीशंस भी अटैच करनी पड़ती हैं। तो तभी हम कहते हैं इस सेकंड फीचर में कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट तो नहीं है, तो फिर क्या है? क्वालिफाइड, यानी इनके साथ एक क्वालिफिकेशन जुड़ी है, एक कंडीशंस कुछ जुड़ी है। तो जब ये कंडीशंस जुड़ जाती है इनके साथ तो ये फिर एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट और स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर आप इसको गौर करिए, रीजनेबल का मीनिंग क्या है? रेस्ट्रिक्शंस यानी कि लिमिटेशंस लगाना, रीजनेबल उतनी लिमिटेशन लगाना जो कि रीजनेबल हो, जो कि जायज़ हो। ठीक है, तो अब वो जायज़ कितनी है, रीजनेबल कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है, हाई कोर्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि हमारे राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, हमारे राइट्स जो है वो क्वालिफाइड है, उनके साथ बड़ी सारी कंडीशंस अटैच्ड हैं और गवर्नमेंट उनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। रीजनेबल कितना है ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट्स डिसाइड करेंगी। ठीक है, तो हमारे दो फीचर्स कंप्लीट हो गए फंडामेंटल राइट्स के। अब हम तीसरे पे आते हैं। मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। ज़्यादातर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट
के अगेंस्ट है। आर्बिट्रेरी का मतलब है मन मर्जी एक्शन, मन मर्जी का एक्शन। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्बिट्रेरी एक्शन करे, यानी कि अपनी मर्जी करे, उस मर्जी में वो कुछ भी कर सकती है, जिससे सिटीजन्स का कुछ बुरा हो रहा है, जिससे सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, तो सिटीजन्स जो हैं वो गवर्नमेंट को कोर्ट में घसीट सकते हैं, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट में हमने देखा, मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं। सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर whereas some of them are positive in character। अब इसका मतलब सीधा आप ये समझे कि जिस फंडामेंटल राइट में नो लिखा हुआ है वो नेगेटिव हो जाता है, और जिसमें नो नहीं लिखा हुआ है वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे राइट टू इक्वालिटी पॉजिटिव है, और जैसे है द स्टेट शैल नॉट डू दिस, तो वो नेगेटिव है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंडामेंटल राइट्स इन अवर कंट्री आर जस्टिसेबल। तो जस्टिसेबल हमने पहले भी देखा, ये वर्ड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी देखा, प्रीएम्बल में भी देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखा। जस्टिसेबल का मीनिंग होता है वो चीज जिसके ऊपर हमें कोर्ट में जाने की इजाजत हो, यानी कि जस्टिसेबल मीन्स टू बी एबल टू गो टू द कोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर नॉन जस्टिसेबल लिखा होता तो हम फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। अब जस्टिसेबल लिखा है तो हम फंडामेंटल राइट्स को लेकर गवर्नमेंट को कोर्ट में लेके जा सकते हैं और बोल सकते हैं कोर्ट को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, कि गवर्नमेंट ने हमसे ये राइट हमारा छीना है और आप गवर्नमेंट को पूछिए, राइट। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जो है ये जस्टिसेबल हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, छठा पॉइंट, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट डिफेंड भी करती है और सुप्रीम कोर्ट गारंटी भी करती है उनकी, राइट। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिफेंड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हाईएस्ट कोर्ट है देश की, और गारंटी भी देती है कि फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है सिटीजन्स को। स्टेट कुछ गलत नहीं कर सकती सिटीजन्स के साथ, यानी कि उनके फंडामेंटल राइट्स छीन नहीं सकती। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। कि फंडामेंटल राइट्स परमानेंट तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी जो देश की गवर्नमेंट है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को कभी भी डिलीट कर सकती है, कुछ इसमें से किसी भी फंडामेंटल राइट को डिलीट कर सकती है, या इसमें कोई नया फंडामेंटल राइट ऐड भी कर सकती है, या जो एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट है उसके साथ कुछ कंडीशंस और भी अटैच कर सकती है, या कुछ कंडीशंस को कम भी कर सकती है। कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट जब चाहे फंडामेंटल राइट्स को एडिट कर सकती है। जैसे हम कुछ लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, कल को हमें लगता है कि नहीं पैराग्राफ में ये होना चाहिए तो हम एडिशन कर देते हैं, हमें लगता है कि इसमें कुछ कम होना चाहिए तो हम उसमें डिलीशन कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। कभी कभी हम पूरा पैराग्राफ ही चेंज कर देते हैं, मतलब उसको नए सिरे से लिखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसको पूरा डिलीट नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को डिलीट नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उन बेसिक फीचर्स को गवर्नमेंट कभी भी चेंज नहीं कर सकती, डिलीट नहीं कर सकती, वो हमेशा रहेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स तो हमेशा रहेंगे, बट वो हमेशा वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि वो आज हैं, उनमें चेंजेस लाती रहेगी गवर्नमेंट, बट प्रोवाइडेड वो चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि फंडामेंटल राइट ही चेंज हो जाए, कि फंडामेंटल राइट जो है वो ही उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी। अगर वो शेप ही चेंज हो जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया राइट्स का। वैसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन एक और पैदा होता है कि ये चेंज कर कौन सकता है, कौन कर सकता है ये चेंज? पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स को चेंज कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकती है, और कोई भी एजेंसी नहीं कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है। और कैसे कर सकती है ये भी देख लेते हैं, थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट एक्ट से वो चेंज कर सकती है किसी भी फंडामेंटल राइट को। 8th पॉइंट पे आते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। यहां पे याद रखना कि एक्सटर्नल एमरजेंसी है, राइट? सॉरी, इस राइट पे हम अपनी नॉर्मल एमरजेंसी की, नेशनल एमरजेंसी की बात करेंगे, एक्सटर्नल की बाद में बात करेंगे। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सस्पेंड हो सकते हैं कब? जब देश के अंदर एक नेशनल एमरजेंसी लगी हो, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, जो कि फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 और 20 जो है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बाकियों को सस्पेंड किया जा सकता है। इसके आगे देख लेते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल एमरजेंसी के दौरान ही जो है वो कर्टेल किए जा सकते हैं, राइट? कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक हमारा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19, ठीक है? आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम्स हैं, 6 फ्रीडम्स हैं, ठीक है? तो वो 6 फ्रीडम्स की अगर हम बात करें, राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 फ्रीडम्स हैं। अगर हम उनकी बात देखें, आर्टिकल 19 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी, ई एंड एफ। तो आर्टिकल 19 ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये तब सस्पेंड हो सकते हैं जब एक्सटर्नल एमरजेंसी लगी हो। जब इंटरनल एमरजेंसी लगी हो तो ये सस्पेंड आर्टिकल 19 जो है ये नहीं हो सकता है, राइट? अब दो तरह की एमरजेंसी है, अभी आपने एमरजेंसी पढ़ा नहीं है, मैं समझा देता हूँ। एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल तब है जब कोई वार हो जाए, और इंटरनल तब है जब देश के अंदर ही कोई गड़बड़ हो जाए। ये और भी डिटेल में हम एमरजेंसी में देखेंगे, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। एंड इंटरनल एमरजेंसी में जब हमारा आर्म्ड रेबिलियन हो जाता है तो हम लगाते हैं इंटरनल एमरजेंसी, ठीक है? पहले इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी लगाते थे, लेकिन अब इंटरनल डिस्टर्बेंस हमने बंद कर दिया, अब आर्म्ड रेबिलियन कर दिया। अभी अब इसको छोड़ दीजिए, अभी हम एमरजेंसी में देखेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 की बात हो रही है, इसको तभी हम अनअप्लाइएबल कर सकते हैं, इसको हम तभी रिस्ट्रेन कर सकते हैं जब एक्सटर्नल एमरजेंसी लगी हो। जब इंटरनल लगी हो तो ये चलता रहेगा, आर्टिकल 19, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सम अदर एजेंसीज के ऊपर फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, यानी कि उनको फंडामेंटल राइट्स पूरे नहीं मिलते हैं, ठीक है? उनके ऊपर रेस्ट्रिक्टेड होते हैं ये, ठीक है? ये पार्लियामेंट कभी भी इनको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है जब चाहे, ठीक है? आर्टिकल 33 ये बोलता है कि आर्म्ड फोर्सेस
पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के ऊपर जो है वो फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट कभी भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब एक और चीज लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि देयर एप्लीकेबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन अ मार्शल लॉ इज इन प्लेस इन सम एरिया ऑफ द कंट्री। तो जब किसी देश के हिस्से में या स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में मार्शल लॉ लगा हो यानी मिलिट्री रूल लगा हो, तब भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं हम वहाँ पर पूरे नहीं लगा सकते। ठीक है, गवर्नमेंट तब पूरे नहीं लगा सकती, उनको रेस्ट्रिक्ट कर लेती है, पूरे हटा ही लेती है। ठीक है, मार्शल लॉ ये क्या होता है? जब किसी स्टेट में खराब सिचुएशन पैदा हो जाए, पूरे देश में नहीं हो जाए, सिर्फ किसी पार्ट में हो जाए और वो पुलिस के बस की बात भी ना हो, वहाँ पर आर्मी बुलानी पड़े उस देश के उस पार्ट में, तो जब आर्मी वहाँ पे बुलानी पड़े उसको मार्शल लॉ बोलते हैं, मिलिट्री रूल बोलते हैं। तो जब इस एक देश के किसी हिस्से में जब मिलिट्री रूल लग गया, मार्शल लॉ लग गया, तब वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स सारे जो हैं वो अप्लाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे जो कि है 9596662695, मैं रिपीट कर देता हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर 9596662695, इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी करके पूछ सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, कोई क्वेरी है तो हम उसका आंसर दे देंगे। और कल हम इसके आगे चलेंगे, पहले ये देख लेंगे कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट क्या चीज़ होती है। स्टेट देश की गवर्नमेंट को ही बोलते हैं, कल थोड़ा डिटेल में देखेंगे और फंडामेंटल राइट्स की डिटेल में हम देखेंगे, वन बाय वन उसको हम डिटेल में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।